एक तमन्ना थी जिंदगी रंग बिरंगी हो, और दस्तूर देखिए जितने भी मिले गिरगिट ही मिले। इन्हीं पंक्तियों के साथ सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल भारत एक विचार पे। आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसे इस देश ने सब कुछ दिया जो मान सम्मान की तमन्ना किसी ने अपनी ज़िंदगी में रखा, पर उसने इस देश को बदले में क्या दिया, आज हम आपको वही बताएंगे। उस शख्सियत का नाम है हामिद अंसारी। वो हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति भी रहे। मोहम्मद हामिद अंसारी पूरा नाम। जन्मे 1937 में कलकत्ता में। वो भारत के 12वें उपराष्ट्रपति रहे। 2 बार के टर्म के लिए चुने गए, 2007 से लेकर 2017 तक। पूरे समय उन्हें कभी किसी बात की परेशानी नहीं हुई, पर जाते जाते अपने आखिरी दिनों में से इन्होंने अचानक से एक बयान देते हैं कि इस देश में मुसलमान डरा हुआ है। जो ऐसे प्रकार के बयान का उम्मीद तो हम एक ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति से कभी कर नहीं सकते हैं, पर उन्होंने ऐसा किया। इसके पीछे उनका कारण मुसलमानों का भला करना नहीं था, उसका कारण सरासर राजनीतिक था। इनका जो मूल जड़ कह सकते हैं वो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी से आता है, जहाँ पर आज भी इनके परिवार के कई जन रहते हैं, और वहाँ के सांसद भी, और साथ ही साथ एक क्रिमिनल जो है वो भी इन्हीं के परिवार से आते हैं, मुख्तार अंसारी, जो कि अभी जेल में सजा काट रहे हैं। 1961 में इन्होंने आईएफएस ज्वाइन किया और पूरा लंबा 38 साल का कार्यकाल रहा, और उसके बाद से वो वाइस चांसलर बने। उसके बाद से वो माइनॉरिटी अफेयर्स के चेयरमैन बने भारत के, और उसके बाद से वाइस प्रेसिडेंट बने। और यहाँ तक कोई खास उनकी जानकारी वाली बातें नहीं थी। बातें जानकारी वाली आती कहाँ है? तो इनके साथ जुड़े कुछ विवाद। क्यों विवादों की हम बात कर रहे हैं? क्योंकि आज उन्होंने खुद अपने किताब में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो विवादों को सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर इनकी चरित्र कैसा रहा। पूरे इतने समय तक ये रहे, इनका चरित्र कैसा रहा। तो हम इनके चरित्र के बारे में बात करते हैं। हामिद अंसारी का मानना है कि राष्ट्रवाद देश के लिए खतरा है, और बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद देश को बर्बाद कर देगा, ये इनकी मानना है। वो खुद पीएफआई जैसे प्रतिबंधित संस्था के बुलाए गए कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं केरला में। पूछे जाने पर ये कहते हैं कि उन्हें पता नहीं था कि ये पीएफआई का था। दूसरा बात कि देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ होने के बावजूद भी ये शरिया लॉ की मांग करते हैं। और ये देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो देश के संविधान के द्वारा दिए गए शक्तियों को अमल करता हुआ उपराष्ट्रपति बनता है, और वो कहता है कि देश में संविधान की जगह शरिया कानून होना चाहिए। इससे पता चलता है कि खतरा राष्ट्रीयता से है या खतरा आपके अपने विचारों से। हामिद अंसारी ने एक बार कहा था कि बंटवारे के लिए जितने जिम्मेदार पाकिस्तानी हैं, जिन्ना हैं, उतने ही जिम्मेदार सरदार पटेल और हिंदू हैं। तो जिन्ना से इन्होंने सरदार पटेल की तुलना की, जो साबित करता है कि ये कितनी घटिया और नीच सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। कहा जाता है कि हामिद अंसारी और रतन सहगल, जो उस समय आईबी के अध्यक्ष थे, इन लोगों ने मिलकर भारत के रॉ के जो एजेंट्स थे, इनकी जानकारियां पब्लिक की, जिसकी वजह से भारत का जो गल्फ विंग था वो कमज़ोर पड़ा। और उसके बाद 1992 के बॉम्बे बम ब्लास्ट होते हैं। एक बहुत ही सीरियस एलिगेशन है। रतन सहगल को आगे चल के उनके भी इंक्वायरी बैठती है, और उन पर साबित होता है कि वो देश की जानकारी CIA के लेडीज़ ऑपरेटिव्स को द्वारा अमेरिका को बेच रहे थे। लेकिन इसके बाद जिस काम के लिए उन्हें जेल होना चाहिए था, उन्हें जेल ना होता है, और उन्हें कहा जाता है कि आप इस्तीफा देकर हट जाइए। आज वो व्यक्ति यूएस में जाकर सेटल्ड है। तो समझ सकते हैं कि कांग्रेस कितनी ज़्यादा सीरियस थी देश की सुरक्षा को लेकर। भारत ने ईरान इराक पर लगे प्रतिबंधों का समर्थन किया था, तब ये थे जिन्होंने कहा था कि नहीं, इसका प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, ईरान इराक पे परमाणु प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। इसके बाद वो 1990 से लेकर 1992 तक जब तेहरान में भारत के राजदूत रहे, तो उस दौरान की बातें सामने आती हैं कि कैसे उन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारियों की जो जानकारियाँ जो थी वो तेहरान के खुफिया एजेंसियों तक पहुंचाई थी। उस समय के सेक्शन चीफ DV माथुर वहाँ पे जब थे, तो उन्होंने एक कश्मीरी लड़के पे नज़र रख रहे थे, जो कि कौम नाम के एक रिलीजियस सेंटर पे जाकर हथियार चलाना और भी बहुत कुछ आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त था। जब इसके बारे में उन्हें जानकारी पड़ती है, तो वो एम्बेसडर होने के कारण ये जानकारी उन तक जब ये पहुँचाते हैं, तो उनके रॉ के जो साथी थे वो मना करते हैं कि अंसारी जी तक ये बातें ना पहुँचाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं अंसारी जी पे उन्हें शक था। पर DV माथुर नहीं मानते हैं और बातों को इनके साथ साझा करते हैं।
जब अगला ऑपरेशन होता है तो उस दौरान डीवी माथुर की जितनी भी जानकारी थी वो पहले से ही तेहरान खुफिया एजेंसी के पास थी और डीवी माथुर को अगवा कर लिया जाता है। और ये पहली घटना नहीं थी, इससे पहले ऑपरेटिव की अगवा कर चुके थे। ये दूसरी बार ऐसा हुआ था। जब इस बार ऐसा हुआ तो गाँव वालों ने भी इस बात की कंप्लेन की नरसिम्हा राव से। जब इस बात का पता नरसिम्हा राव को चलता है तो वो बचाते हैं। उसके बाद डीवी माथुर को वापस भारत भेज दिया जाता क्योंकि वो जाहिर था कि उनकी जो एक कवरअप थी वो खो चुके थे। तो ये एक गंभीर एलिगेशन है जिसके लिए किसी व्यक्ति पे अगर ये लगाए जाते हैं तो उसे देशद्रोह के मुकदमे में फांसी की सजा हो सकती थी। पर हमारे देश में उन्हें उपराष्ट्रपति बनाते थे। हमारे देश के एक इतने बड़े गरिमामय पोस्ट पर एक ऐसे छोटे व्यक्ति को बैठा दिया जाता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अचानक से हम हामिद अंसारी की इतिहास के बारे में क्यों खंगाल रहे हैं। इसका कारण है अभी जी न्यूज़ पे दिया गया है उनका हालिया इंटरव्यू, जो कि अपने बुक को प्रचार करने के लिए वहाँ आए थे। उनकी किताब बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि भारत के मुसलमान डरे हुए हैं, भारत में मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है। तो यहाँ जब उनसे एंकर पूछते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि भारत में मुसलमान डरे हुए हैं, तो देखिए वो कहते हैं। सेट आपने कहा मुसलमानों में बेचैनी असुरक्षा की भावना है, तो ठीक है, अभी भी है। एक वजह बताइए आपको ऐसा क्यों लगता है। जब उस पर डिस्कशन होगा मैं बताऊंगा। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैंने जितना लिखा की वजह से, आप जिसने मैंने राम मंदिर की वजह से, मैं देखिए मैं उस पर नहीं जा रहा, तलाक की वजह से, मैं उस पर नहीं जा रहा, लव जिहाद, आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट, आई एम गिविंग यू पब्लिक परसेप्शंस। या परसेप्शन के बेसिस पे आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी और फैक्ट्स कुछ नहीं है। आप मुझे एक वजह नहीं दे सकते हैं। मैं कोई वजह नहीं दे सकता हूं। अगली बार वो एंकर पूछते हैं कि आप जब लिंचिंग का जिक्र करते हैं तो यूं क्या कहते हैं कि लिंचिंग मुसलमानों का हो रहा है, लिंचिंग तो हिंदुओं का भी हुआ है, उसके बारे में क्यों जिक्र करते हैं, लिंचिंग को धर्म से क्यों जोड़ते हैं, तो उस पर देखेंगे क्या जवाब। लिंचिंग मतलब लिंचिंग का तो धर्म नहीं होता ना सर। लिंचिंग होती है विद अ सर्टेन दिस थिंग। Don't try to be innocent that you do not understand what lynching means. नहीं सर, लिंचिंग तो हिंदुओं की भी होती है। आप मुझे बताइए ना। नहीं, लिंचिंग तो मैं आपको अभी त्रिलोचन महतो, धर्मराज हजरा, दुलाल कुमार, मैं 10 नाम गिना सकता हूँ हिंदुओं की लिंचिंग हुई। You are very well versed in. एक मिनट तो सर हिंदूज में इनसिक्योरिटी क्यों? लिंचिंग तो हिंदूज की भी हुई है। मुझे नहीं मालूम क्या होती है कि नहीं होती। नहीं सर, फिर एक तरफा हुआ ना। तो देखा आपने, इनके पास किसी प्रकार का कोई तथ्य नहीं है, ना ही किसी पर कोई रीज़न है, बस ये कहते हैं कि ऐसा मुझे लगता है। भाई मुझे भी बहुत कुछ लगता है। अब हम सभी के लगने पे ऐसा होने लगे, बिना तथ्यों के हम बोलने लगे, तो फिर हामिद अंसारी को हालिया में हुए मुसलमानों की लिंचिंग तो याद रही, लेकिन उसी समय में हुए हिंदुओं की लिंचिंग भूल गए। बड़ा अजीब सा तथ्य लगता है जब लोग कहते हैं कि लिंचिंग मुसलमानों का हो रहा है, यानी लिंचिंग का एक धर्म है, जाति विशेष है, पर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये दोहरा चरित्र है, ये बड़ा अजीब है। खैर, आतंकवाद हो या लिंचिंग हो, हम किसी का समर्थन नहीं करते। तो आइए जान लेते हैं कि क्या लिंचिंग सिर्फ सही मायनों में मुसलमानों की हुई है या इसके में कोई और भी तथ्य जो हमें बताया नहीं जा रहा। तो ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक कई सारे हिंदू हैं जिनकी हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो छुपा लेती। उनमें से कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा। भरत यादव को मथुरा में मार दिया जाता है, उसके बाद विष्णु गोस्वामी को जिंदा जला दिया जाता है। दिल्ली हमारी राजधानी में एक घटना होती है जहां पर अपनी बेटी के छेड़खानी के विरोध करने के चलते ध्रुव त्यागी को मार दिया जाता है और मार के उनके शरीर को म्यूटिलेट किया जाता है, यहां तक कि नाखून और दांत उखाड़ लिए जाते हैं। एक्टिविस्ट वी रामालिंगम को मार दिया जाता है तमिलनाडु। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो कसाई खाना जो इलीगली चल रहा था उसको बंद कराने जाते हैं। भवेश कोहली को सिर्फ इस बात के लिए मार दिया गया क्योंकि वो बाइक स्टंट करने से मना कर रहे थे। ट्राइबल जाति से आने वाले मधु चिंदकू की हत्या कर दी जाती है और हत्यारा उबैद हत्या करने से पहले सेल्फी लेता है। समझ सकते हैं कितनी क्रूरता भरी पड़ी है। गंगाराम सिंह चौहान जो अपने 13 साल की नाबालिग बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, जो कि उनके पड़ोस के 25 साल के दानिश नाम के लड़के पे उनका आरोप था कि वो उसने किडनैप किया है। इस बात के लिए उन्हें सरेआम लिंच कर दिया जाता है। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की सीए प्रोटेस्ट के दौरान दंगाइयों द्वारा 300 बार से ज़्यादा बार चाकू मार के बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। जो डाटा हमने आपके सामने पेश किया, इसके हम तथ्य भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।
सभी लोग को बढ़ावा कौन देते? बढ़ावा देते हामिद अंसारी जैसे लोग, बढ़ावा देते ओवैसी जैसे लोग। ओवैसी के छोटे ओवैसी बयान देते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा दो, 100 हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे। इस प्रकार के उग्र भाषण देके भड़काना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत में दंगा हो, भारत में हिंदू मुस्लिम मजहबी दंगे हो, क्योंकि इन्हें भारत से नहीं, इन्हें भारत में पाकिस्तान चाहिए। चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो अंसारी। 2019 के चुनाव से पहले एक डाटा पूरी दुनिया में घुमाई गई, जो बड़े बड़े अखबारों ने, वाशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम हो, ये सब ने उस डाटा को छापा। उस डाटा में था कि भारत में जो लिंचिंग की वारदातें हुई हैं वो 2014 के बाद 98% बढ़ गई हैं, और उन सभी वारदातों में ज़्यादातर वारदातें सिर्फ गौ हत्या के नाम पर की गई। और जैसे ही 2019 का चुनाव पार होता है, वो उस वेबसाइट आता है जिसने ये डाटा डाली थी कि ये डाटा फेक है, लेकिन उनका तो मकसद पूरा हो गया। ये एक एजेंडा चलाते हैं, और एजेंडा काम पूरा हुआ उससे हाथ धो बैठते हैं कि बोलते हैं नहीं नहीं, हमारा तो कोई इससे लेना ही नहीं है, ये गलत था, इसके लिए हम सॉरी बोल देते हैं। लेकिन वो जब तक अपना मुद्दा क्लियर करने में रहते हैं, यानी अपना उल्लू सीधा हो गया, बाकी सब भाड़ में जाए। और उसी के ये नए नए प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हमारे बन गए हैं, जो पूर्व उपराष्ट्रपति। उन्होंने भी यही कहा कि मुसलमान डरा हुआ है, पर उनके पास कोई सबूत नहीं था कि क्यों, कौन। जब उनसे पूछा कि आप डरे हुए, तो बोलते नहीं, लेकिन मुसलमान डरा हुआ। पर अंसारी के ऐसा कहने पे हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। उनके दादाजी मुख्तार अंसारी भारत के बंटवारे के जड़ में थे, उन्हीं के दादा ने बंटवारे की नींव रखी, ये कह सकते हैं भारत में। तो ऐसे इंसान के जीन्स से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? ऐसा ही होगा। सांप के घर सांप ही पैदा होता है। पर ऐसा कहने के पीछे उनका सबसे मूल कारण पता है क्या था? इनकी तमन्ना थी कि तीसरे बार के लिए भी ये उपराष्ट्रपति चुने जाते, जो कि बीजेपी नहीं करने जा रही थी। तो उन्होंने बस राजनीतिक फायदे और घाटे के लिए, उन्होंने देश का फर्क नहीं पड़ा, इन्हें ये नहीं फर्क पड़ा कि इनकी बातों का असर क्या पड़ेगा आम जनमानस पे। इन्होंने बस ये खींच निकालने के लिए आखिरी दिन ये कह के चले गए कि देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। हामिद अंसारी और इनसे जैसे बाकी लोगों को इस चीज़ से बचना चाहिए। हम सभी को बाकी बचना चाहिए। अपने फ़ायदे और अपने नफ़ा नुकसान के लिए समाज को हम तोड़ने की कार्य में शामिल हो, इससे हमें बचना चाहिए। आपको ये हमारा विश्लेषण कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है, वही हमारे लिए हौसला बढ़ाने का काम करते हैं और हमारे आवाज़ को और मजबूती देते हैं। जय हिंद, जय भारत।